Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kyathal. Today is 22 January 2022 and today's important points for upcoming nursing competitive exams are: first point, acetylcysteine given before contrast based procedure to diabetes patient because it prevents renal डैमेज। जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें अगर आप कॉन्ट्रास्ट बेस्ड कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो इससे पहले इन पेशेंट्स को एसिटाइलसिस्टीन दिया जाता है। एसिटाइलसिस्टीन कॉन्ट्रास्ट से होने वाले रीनल डैमेज को रोकता है। मोस्टली डायबिटीज़ पेशेंट हैविंग नेफ्रोपैथी, हम सभी जानते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन या किडनी से रिलेटेड डिजीज़ होते ही हैं और इन पेशेंट्स में यदि आप कॉन्ट्रास्ट बेस्ड प्रोसीजर करवा रहे हैं, डाई इंजेक्ट कर रहे हैं तो उनकी किडनीज को और ज़्यादा डैमेज होने की संभावना रहती है। इनकी किडनी ज़्यादा डैमेज ना हो पाए इसलिए हम एसिटाइलसिस्टीन या एन एसिटाइलसिस्टीन का इस्तेमाल करते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट ऑल्सो डन बिफोर कॉन्ट्रास्ट स्टडी। याद रखिएगा, कॉन्ट्रास्ट स्टडी से पहले किडनीज किसी पेशेंट की ठीक से काम कर रही हैं या नहीं, इस चीज़ का असेसमेंट ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में कॉन्ट्रास्ट जो मटेरियल है उसको किडनी के द्वारा यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाता है। अगर पर्सन में रीनल फंक्शन सही नहीं होगा, किडनीज प्रॉपरली काम नहीं कर रही होंगी तो ये कॉन्ट्रास्ट जो है हमारी बॉडी में रुकेगा, रहेगा और फर्दर बॉडी को डैमेज कर सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जिन पेशेंट में पर्सन में किडनी फंक्शन नॉर्मल हो उसी में आप कॉन्ट्रास्ट बेस्ड स्टडी टेस्ट करवाएं। नेक्स्ट पॉइंट, एन एसिटाइलसिस्टीन गिवन एज एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की ओवरडोज या पॉइजनिंग होने की स्थिति में हम एन एसिटाइलसिस्टीन को एज अ एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स फ्रॉम कम्युनिटी, फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। सबसे पहला वैक्सीन एडवर्ड जेनर द्वारा बनाया गया था। फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्कवर्ड वॉज स्मॉल पॉक्स। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये वैक्सीन किस डिजीज़ के अगेंस्ट तैयार किया गया था तो आप बताएंगे स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इस समय इरेडिकेटेड होने वाला डिजीज़ है। स्मॉल पॉक्स को पूरी तरह से इरेडिकेटेड कर दिया गया है। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन चरक। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी सुश्रुता। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रीवियस एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ इज कॉलेरा। इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ के नाम से हम कॉलेरा डिजीज को जानते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी इट इज जॉन स्नो। अगर आपसे फर्स्ट या फिर फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी अगर पूछा जाए नॉर्मली तो आप बताएंगे हिप्पोक्रेट्स, और फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी पूछा जाए तो आप बताएंगे जॉन स्नो। नेक्स्ट पॉइंट, एबीजी प्रिफर्ड साइट इज रेडियल आर्टरी। किसी भी पर्सन में यदि आप आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करने के लिए सैंपल लेना चाहते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा
रेडियल आर्टरी से सैंपल लेना प्रिफर किया जाता है। एलन टेस्ट डन बिफोर एबीजी टू चेक अल्नर पेटेंसी। जिस पेशेंट में आप एबीजी करने जा रहे हैं उस पेशेंट में एबीजी से पहले आपको एलन टेस्ट परफॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। और एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि अल्नर टेस्ट में हम किसकी पेटेंसी को जांचते हैं, रेडियल या अल्नर। तो आप बताएंगे एलन टेस्ट के द्वारा हम अल्नर पेटेंसी को जांचते हैं। आइए जान लेते हैं शॉर्ट में एलन टेस्ट होता क्या है। ये किसी पेशेंट का हाथ है और इस पेशेंट का ये थंब साइड है, अंगूठे वाला हिस्सा है। इस जगह पर ये रेडियल आर्टरी है और इस जगह पर अल्नर आर्टरी है। दिस इज अल्नर आर्टरी एंड दिस इज रेडियल आर्टरी। हम एबीजी सैंपल लेने से पहले इन दोनों ही आर्टरीज पर अपने हाथ से कंप्रेशन लगाएंगे और इसके द्वारा जो इन एरियाज पर फिंगर्स तक ब्लड सप्लाई जा रही है उसे प्रेशर की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। अब पेशेंट को अपनी मुट्ठी खोलने और बंद करने के लिए कहेंगे। ऐसा करके पेशेंट का जो ये फोरआर्म है यानी जो फिंगर्स और अंगूठा और हथेली वाला भाग है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई ना पहुँच पाने के कारण ये हिस्सा सफ़ेद होने लगेगा। अब हम क्या करेंगे, रेडियल आर्टरी पर तो कंप्रेशन बनाए रखेंगे लेकिन अपना हाथ अल्नर आर्टरी से हटा लेंगे, यानी इस आर्टरी को फ्री कर देंगे ताकि ब्लड जो है इस आर्टरी के थ्रू इस पूरे हाथ में पहुंच जाए। जैसे ही ब्लड फिंगर और अंगूठे की तरफ पहुंचता है ये हिस्सा वापस से लाल हो जाता है। अगर कुछ ही सेकंड्स में ये हिस्सा सफ़ेद से लाल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट के अंदर अल्नर आर्टरी बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है, ब्लड सप्लाई में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो अब हम इस पेशेंट में एलन टेस्ट को सही मानते हुए पेशेंट की रेडियल आर्टरी को पंचर करके यहाँ से आर्टीरियल ब्लड लेंगे और फिर एबीजी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे एलन टेस्ट क्या है और इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एबीजी सैंपल टेकन विथ हिपेरिनाइज्ड सिरिंज। आप जिस सिरिंज के द्वारा एबीजी का सैंपल कलेक्ट करेंगे उसे हिपेरिन वॉश करा हुआ होना चाहिए या उसमें हिपेरिन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एबीजी की कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ जो कि एबीजी के प्रिडिक्शन में हेल्प करती हैं, इन्हें भी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पीएच की बात की जाए तो पीएच का नॉर्मल लेवल 7.35 से 7.45 के बीच होता है। अगर पीएच 7.45 से ज़्यादा होती है तो ये कंडीशन एल्केलोसिस कहलाता है और अगर पीएच 7.35 से कम होती है तो ये कंडीशन एसिडोसिस कहलाती है। नेक्स्ट, PCO2 का नॉर्मल लेवल 35 to 45 mmHg होता है। नेक्स्ट आता है HCO3 जिसे आप बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इसका नॉर्मल लेवल हमारी बॉडी में 22 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 21 days और लेस इट इज कॉल्ड एपिमेनोरिया। अगर किसी वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन 21 days या इससे कम की हो तो ये कंडीशन एपिमेनोरिया के नाम से जानी जाती है। इस तरह की टर्मिनोलॉजी कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एब्डोमिनोप्लास्टी, रिमूवल ऑफ एक्सेसिव एब्डोमिनल फैट। अगर किसी पर्सन के एब्डोमिनल एरिया में एक्सेसिव फैट है तो इसे सर्जरी द्वारा रिमूव करना एब्डोमिनोप्लास्टी कहलाता है। नेक्स्ट, पैराप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्स।
पैराप्लेजिया शब्द का मतलब है कि अगर किसी क्लाइंट के दोनों पैरों में पैरालिसिस हो जाए तो ये कंडीशन पैराप्लेजिया कहलाती है। नेक्स्ट, हेमीप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी। अगर किसी क्लाइंट में हाफ साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज्ड हो जाए, एक तरफ का हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाए, तो ये कंडीशन हेमीप्लेजिया कहलाती है। नेक्स्ट, मोनोप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ वन लिम्ब। अगर किसी क्लाइंट में किसी एक लिम्ब, या तो मान लीजिए हाथ या कोई एक पैर, हाथ या पैर एक चीज पैरालिसिस हो जाए तो ये कंडीशन मोनोप्लेजिया कहलाती है। क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब है पैरालिसिस ऑफ ऑल फोर लिम्स। पेशेंट के पर्सन के दोनों हाथ और दोनों पांव पैरालाइज यदि हैं तो ये कंडीशन क्वाड्रिप्लेजिया के नाम से जानी जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ट्रीटमेंट। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या है, इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस टाइम हम इसके ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। रेगुलर इंसुलिन, आईवी सॉल्यूशन एंड पोटेशियम। याद रखिएगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने पर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट के रूप में सबसे पहले रेगुलर इंसुलिन देते हैं और रेगुलर इंसुलिन देने के बाद आईवी सॉल्यूशन में पोटेशियम को मिक्स करके देते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में इंसुलिन के साथ पोटेशियम देने का क्या रोल है, इससे समझ लेते हैं। डायबिटिक मैनेजमेंट इंक्लूड्स IV solution plus potassium because when insulin works on cells receptor, it decreases the level of blood glucose by moving the blood glucose in cell, and potassium also moves in there. There is a deficiency of potassium, so potassium is given. सिंपल इस चीज़ को समझिएगा, ये हमारी ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल में ये हमारी सेल है और सेल के बाहर ये ब्लड ग्लूकोज है जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है और इस ब्लड ग्लूकोज को हमें कम करना है। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए हम पेशेंट को इंसुलिन देते हैं। ये इंसुलिन क्या करता है, इस सेल के ऊपर जाकर यहाँ पर मौजूद रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है और इसके बाद सेल का चैनल ओपन हो जाता है और ये जितने एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं ये सभी सेल के अंदर मूव करने लगते हैं और इस मूवमेंट के साथ साथ पोटेशियम भी सेल के अंदर चला जाता है। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज के साथ साथ पोटेशियम की भी कमी हो गई है क्योंकि यहाँ से सारा ग्लूकोज और पोटेशियम जो है बॉडी की ब्लड सेल्स के अंदर चला गया है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आईवी सॉल्यूशन के साथ साथ पोटेशियम भी दिया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, समराइज करते हैं। इंसुलिन जब भी हम किसी पेशेंट को देते हैं तो इंसुलिन क्या करता है, सेल के चैनल को ओपन कर लेता है और इस सेल के चैनल के ओपन होते ही ब्लड ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा है वो सेल के अंदर एंटर हो जाता है। साथ ही साथ पोटेशियम भी सेल के अंदर आने लगता है और इसकी वजह से सेल के बाहर यानी ब्लड में ग्लूकोज और पोटेशियम की कमी हो जाती है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, पोटेशियम की कमी को मैनेज करने के लिए हम आईवी सॉल्यूशन में पोटेशियम मिलाकर देते हैं। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, बर्न पेशेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। किसी बर्न पेशेंट में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है, आइए इसके बारे में जान लें। सबसे पहला, हाइपरकैलीमिया। जैसे ही पेशेंट को बर्न होता है, यहाँ पर परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन बढ़ने के कारण पेशेंट की बॉडी में इंट्रासेल्यूलर पोटेशियम जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर में स्पेस में आ जाता है और इस वजह से हाइपरकैलीमिया सिचुएशन डेवलप हो जाती है। हाइपरकैलीमिया का मतलब है इंक्रीज्ड पोटेशियम लेवल और ये इमीडिएटली देखा जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है।
इसके साथ ही बर्न पेशेंट में लगभग एक सप्ताह के अंदर हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन देखने को मिलती है। हाइपोनेट्रीमिया शब्द का मतलब है पेशेंट के बॉडी में सोडियम की मात्रा कम हो जाना। पेशेंट की नॉर्मल सोडियम लेवल होता है 135 टू 145 MEQ पर L। अगर पेशेंट की बॉडी में 135 से लेवल कम हो रहा है तो ये कंडीशन हाइपोनेट्रीमिया कहलाती है और ये बर्न होने के पहले सप्ताह में देखे जाने वाला कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, वेंचुरी मास्क को हम एयर एंट्रेनमेंट मास्क के नाम से भी जानते हैं। वेंचुरी मास्क ऑल्सो नोन एज एयर एंट्रेनमेंट मास्क। नेक्स्ट, ब्रैडन स्केल यूज टू प्रिडिक्ट बेड सोर्स। ब्रैडन स्केल के द्वारा हम बेड सोर होने की कितनी संभावना है इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ब्रैडन स्केल के अंदर मैक्सिमम स्कोर 23 पॉइंट्स का होता है जबकि मिनिमम स्कोर 6 पॉइंट्स का होता है। नेक्स्ट, टाइडल वॉल्यूम 500 ml। टाइडल वॉल्यूम का मतलब है जब कोई पर्सन रेस्टिंग फेज के अंदर एक बार में कितना अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल और एक्सहेल कर रहा है, इसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। नेक्स्ट इज टोटल बॉडी वाटर 60% ऑफ वेट। अगर किसी पर्सन का 100 kg वेट है तो उसकी बॉडी में इस वेट का 60% यानी 60 kg वाटर होगा और अगर 50 kg वेट है तो 30 kg। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाटर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाटर का मतलब है सेल्स के बाहर मौजूद वाटर। ये टोटल बॉडी वेट का 22% होता है। और अगर आपसे पूछा जाए इंट्रा सेल्यूलर वाटर कितना होता है जो कि सेल्स के अंदर पाया जाता है तो आप बताएंगे 38% ऑफ बॉडी वेट। तो इस प्रकार से 22 प्लस 38 इक्वल्स टू 60%। तो हमारी बॉडी में टोटल वेट का 60% वाटर था और इस वाटर का 22% जो भाग है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में पाया जाता है जबकि 38% पार्ट जो है इंट्रा सेल्यूलर स्पेस में पाया जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन बॉडी। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार का टिश्यू पाया जाता है तो आप बताएंगे कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन बॉडी 5 to 9% ऑफ द वेट। गौर कीजिएगा, जैसे किसी पर्सन में 50 kg बॉडी वेट है तो इसका अराउंड 7 to 9% इस पेशेंट में ब्लड की मात्रा होगी। यानी रफली आप आइडिया लगाएं तो लगभग 5 kg या 5 लीटर्स इस पर्सन के अंदर ब्लड की मात्रा होगी। लार्जेस्ट कैविटी एब्डोमिनल कैविटी। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी जिसमें हमारे सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। लार्जेस्ट ब्लड सेल। सबसे बड़ी ब्लड सेल कौन सी है तो आप बताएंगे ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इज अ WBC। नेक्स्ट, लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी की लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन कौन सी है तो पेरिटोनियम। पेरिटोनियम वह लेयर है जो कि हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को बाउंड करके रखती है। नेक्स्ट, टोटल वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन में कुल 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ नर्स प्रिपेयर्स टू असिस्ट अ क्लाइंट फ्रॉम व्हील चेयर she should spread her feet apart as it widen the base of support and decrease center of gravity। जब भी किसी पेशेंट को आप
व्हील चेयर से किसी और जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं तो इस शिफ्टिंग के दौरान आपको पेशेंट को पूरी तरह से संभालना होता है और इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है और टेक्निक की ज़रूरत होती है। व्हील चेयर से पेशेंट को शिफ्टिंग के दौरान आप हमेशा अपने जो पैर हैं उनके बीच के स्पेस को थोड़ा बढ़ा दें। इससे क्या होगा कि आपको सपोर्ट के लिए एक बड़ी जगह मिलेगी, यानी वाइड बेस मिलेगा। इससे पेशेंट को संभालते समय नीचे गिरने की संभावना कम हो जाएगी और साथ ही जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, तो आपका और पेशेंट का बैलेंस बना रहेगा। तो याद रखिएगा, जब भी पेशेंट को आप शिफ्ट कराएंगे तो अपने पैरों के बीच के स्पेस को वाइड रखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस मिले सपोर्ट का और पेशेंट को इजीली शिफ्ट करवा पाएं। नेक्स्ट, आर्थोसेंटेसिस टू डायग्नोस रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट। आर्थ्रोसेंटेसिस के द्वारा हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट जैसे डिजीजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन दिस प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया इज यूज्ड। इस प्रोसीजर में लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस फ्लूइड एस्पायरेटेड फ्रॉम जॉइंट विथ निडल। याद रखिएगा, आर्थ्रोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट के जॉइंट से फ्लूइड को एस्पायरेट किया जाता है, निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ निडल। और इस प्रोसीजर में पेशेंट को पेन ना हो इसलिए लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसीजर के द्वारा आप गाउट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे डिजीजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ सिट्स बाथ। सिट्स बाथ देने के क्या फायदे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। वार्म शैलो बाथ टू क्लीन पेरिनियम टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन एंड इचिंग। सिट्स बाथ एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट को एक किसी बड़े टब में एक लिमिटेड अमाउंट के वाटर में बिठाया जाता है। ऐसा होने से पेशेंट का जो पेरिनियम एरिया है इसकी क्लीनिंग हो जाती है और उसे अगर वहाँ पर पेन हो तो उससे उसे रिलीफ मिलता है। इस प्रोसीजर को जनरली आप पाइल्स के ऑपरेशन के बाद फॉलो करते हैं। आइए इससे होने वाले कुछ और एडवांटेजेस को भी देख लें। सिट्स बाथ देने में हम हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं और इसमें क्लीनिंग के लिए लिक्विड भी मिलाया जाता है। ये पेशेंट के कंफर्ट लेवल को बढ़ाता है, साथ ही साथ इससे सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। पेशेंट में अगर किसी प्रकार की कट है वहाँ पर तो वहाँ पर हीलिंग भी अच्छी होती है और इससे पेशेंट में क्लीनलीनेस भी बढ़ती है। साथ ही साथ पेशेंट के इस एरिया में, पेरिनियम एरिया में इन्फेक्शन होने की संभावना भी कम हो जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Thank you so much everyone for watching this complete video. Thanks a lot. Best of luck.